नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो कि 19 जुलाई 2023 शिफ्ट 2 वाले टाइम जोन में आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, इन 25 क्वेश्चंस को 10 से 12 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए हमारी किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है तो कैसे प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम में हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, इन्हीं सब चीजों को लेकर मैं इन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है एंटोनियम बताना है ट्रांसिएंट का। ट्रांसिएंट का मीनिंग अगर आपको पता है, इन चारों शब्दों के मीनिंग आपको पता है, तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रांसिएंट है एडजेक्टिव। ट्रांसिएंट का मतलब है लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो थोड़े समय के लिए ही चले, उसको कह देते हैं ट्रांसिएंट। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि जो टेम्परेरी हो, टेम्परेरी। अब इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए? टॉक्सिक, बोरिंग, फ्लीटिंग, परमानेंट, फोर्थ ऑप्शन। बाकी शब्दों के मीनिंग भी हम जो है जान के चलेंगे। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक भी एडजेक्टिव होता है। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, या फिर टॉक्सिक का मतलब हो सकता है अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल। ये टॉक्सिक का ये वाला जो मीनिंग है पॉइजनस, ये कंज्यूमेबल आइटम्स के कंटेक्स्ट में है। अगर आप किसी फूड को, किसी वाटर को, किसी खाने पीने की चीज को टॉक्सिक बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उसको पॉइजनस कह रहे हैं। अनप्लीजेंट एंड हार्मफुल जो मीनिंग आता है टॉक्सिक का, वो बिहेवियर या रिलेशनशिप के मीनिंग में। आप किसी पर्सन को टॉक्सिक कह सकते हैं अगर वो आपके लिए अनफ्रेंडली है, हार्मफुल है, अनप्लीजेंट है। किसी के बिहेवियर को या किसी रिलेशनशिप को आप टॉक्सिक कह सकते हैं अगर वो अनप्लीजेंट है, हार्मफुल है। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? बोरिंग का मतलब क्या होता है? बोरिंग का मतलब है नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। यही लिखवा देता हूं। बोरिंग भी एडजेक्टिव है, बोर से बनता है। बोर एक वर्ब है, नाउन भी हो जाती है। बोर से बनता है बोरिंग। बोरिंग का मतलब है नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। जो इंटरेस्टिंग ना हो, एक्साइटिंग ना हो, उसको बोरिंग कह देंगे। फ्लीटिंग का मतलब क्या है? देखिए, फ्लीट नाउन भी हो जाता है। जो वर्ड है ना फ्लीट, FLEET, ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। जब ये नाउन होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है? फ्लीट जब नाउन होता है, तो इमेज दिखा देता हूं आपको। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। शिप्स के ग्रुप को जो एक साथ सेल कर रहे हो, उनको कह देते हैं फ्लीट। अब ये जो इतने सारे शिप हैं जो एक साथ सेल कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर नेशन के भी हो सकते हैं, किसी एक कंपनी के हो सकते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, इनको कह देते हैं फ्लीट। लिखवा देता हूं मैं मीनिंग यहां पर। फ्लीट का मतलब है अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। फ्लीट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है, यहीं पे लिखवा देता हूं, फ्लीट जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू मूव और रन क्विकली, या टू पास क्विकली, जो एकदम से तेजी से पास हो जाए उसको कह देते हैं फ्लीट। इस मीनिंग में वर्ब है, इसी मीनिंग में एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसी सेम मीनिंग में। जो एकदम से पास हो जाए उसको कह देंगे फ्लीट। फ्लीटिंग का मतलब क्या है? फ्लीटिंग का मतलब है जो कि शॉर्ट हो, क्विक हो। शॉर्ट एंड क्विक, शॉर्ट एंड क्विक। तो फ्लीटिंग तो एक तरह से ट्रांजिएंट का सिनोनियम ही हो गया। एंटोनियम हमें बताना था, जो हो जाएगा परमानेंट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सैक्सोफोन।
एक स्टेटमेंट हमें दिया है, उसमें एक अंडरलाइन वर्ड है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है रिलेवेंट वर्ड से जो कि सेम मीनिंग को कन्वे करता हो और इस स्ट्रक्चर को भी सही कर दे। सी इज एन ऑफुल बोर, देखिए बोर वर्ड का फिर से यहाँ पर यूज हुआ है, मैंने अभी बताया था कि ये वर्ब भी हो जाता है, यहाँ पर ये नाउन के फंक्शन में है। ऑफुल इसके लिए एडजेक्टिव हो रहा है, बोर है यहाँ पर नाउन के फंक्शन में, एन लगा हुआ है आर्टिकल क्योंकि ऑफुल में वोबल साउंड थी। बोर का मतलब क्या होता है? बोर का मतलब होता है टू मेक someone feel uninterested। जब नाउन होगा बोर तो उसका मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टिंग, या कोई थिंग, अ पर्सन और थिंग दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी थिंग जो इंटरेस्टिंग ना हो, उसको कह देंगे बोर। इसी से बन जाता है बोरिंग, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने? लिखा हुआ है सैक्सोफोन। सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ऑन सैक्सोफोन। सैक्सोफोन क्या होता है? सैक्सोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा देता हूं। ये है सैक्सोफोन। अब इस सैक्सोफोन को सब्स्टिट्यूट करना है इन चारों में से किसी एक वर्ड से। ये चार जो आपके सामने दिए गए हैं, वोयलिन, फ्लूट, लायर, ट्रम्पेट, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। इनमें से ट्रम्पेट एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि दिखने में, यूज करने में सैक्सोफोन के सिमिलर है। ये सैक्सोफोन हो गया, ये हो गया ट्रम्पेट। अब यहां से एक इडियम बन जाता है जो कि अब सैक्सोफोन के सिमिलर तो यही है। सैक्सोफोन को अगर सब्स्टिट्यूट कर सकता है मीनिंग में, तो ट्रम्पेट वर्ड ही यूज कर सकते हैं हम यहां पर हम लगाएंगे ट्रम्पेट। यहां से एक इडियम बन जाता है टू ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। जाना पहचाना इडियम होगा, एसएससी कई बार इसको प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है। टू ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, टू ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब हो जाएगा टू टॉक प्राउडली अबाउट योर एबिलिटीज, अचीवमेंट और सक्सेस। अपनी एबिलिटीज, अचीवमेंट और सक्सेस के बारे में चिल्ला चिल्ला कर प्राउड के साथ लोगों को बताना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा है, मेरे अंदर ऐसा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। ये हो जाता है टू ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। टू टॉक प्राउडली about your own abilities, achievements और सक्सेस। बाकी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूं। वॉयलिन इस टाइप का होता है, इस तरह से इसको यूज करते हैं। फ्लूट, श्री कृष्ण के हाथ में आपने देखा होगा, इसको फ्लूट कहते हैं। कई तरह की फ्लूट होती हैं, ये सारी की सारी फ्लूट है, और भी कई तरह की होती है। मेरे सामने इतने की इमेज आई, मैंने इतने की लगा दी। ये होता है लायर, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजर्स हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। डेलीगेट का एंटोनियम बताना है। डेलीगेट का क्या मतलब हो सकता है? डेलीगेट देखिए वर्ब भी हो सकती है और नाउन भी हो सकती है। यहां पर डेलीगेट को यूज किया गया है वर्ब के फंक्शन में। हु यहां पर सब्जेक्ट हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ये पूरी की पूरी इतनी हु डेलीगेट, ये रिलेटिव क्लोज है, और मैनेजर सब्जेक्ट का मेन वर्ब ये रही प्रेडिकेट का। फिलहाल हमें डेलीगेट का एंटोनियम बताना है, डेलीगेट का मीनिंग पता होना चाहिए। उसके लिए डेलीगेट का मीनिंग है, जब वो वर्ब के फंक्शन में है, टू गिव अ पर्टिकुलर जॉब, ड्यूटी और राइट etc टू समवन एल्स। आपका जो काम है, आपकी जो जॉब है, आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो राइट है, वो आपने किसी और को दे दी खुद करने की बजाय। तो आपने उस जॉब को, उस ड्यूटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस राइट को डेलीगेट कर दिया। टू गिव अ पर्टिकुलर जॉब, ड्यूटी और राइट etc टू समवन एल्स instead of doing it yourself। अब देखिए डेलीगेट वर्ड को हम नाउन के फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं इसी सेम मीनिंग के साथ, मतलब सिमिलर मीनिंग में।
सिमिलर मीनिंग में डेलीगेट वर्ड को जो हम नाउन के फंक्शन में यूज करते हैं, तो डेलीगेट वर्ड का मतलब हो जाता है एक ऐसा पर्सन जिसको चूज किया गया हो, जिसको सिलेक्ट किया गया हो कुछ लोगों के द्वारा, ताकि वो इंसान उनका कोई काम कर सके। जैसे कि ये एक पर्सन है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया की तरफ से डेलीगेट है। इंडिया ने या इंडिया के लोगों ने, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको चूज किया है, ऑफिशियली सिलेक्ट किया है कि आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाइए और हमारी जो बात है, हमारे पॉइंट को वहां पर रखिए, हमें रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पर डेलीगेट का मतलब हो जाता है एक ऐसा पर्सन, डेलीगेट, यहां तो दिखेगा भी नहीं, ठीक से लिखवा देता हूं। डेलीगेट जब नाउन है तो इसका मतलब है अ पर्सन हु हैज बीन चूजन ऑफिशियली बाय अ लार्जर, बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, लिख तो सीधे, बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू स्पीक और वोट etc फॉर देम। किसी असेंबली में जाइए, किसी बॉडी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, हमारी तरफ से बात कीजिए, हमारी तरफ से वोट कीजिए, उस पर्सन को कह देते हैं डेलीगेट। डेलीगेट से बनता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स। देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके साथ जो सारे के सारे बैठे हुए हैं, डेलीगेशन, इसको बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स, यानी कि वो पर्सन है जिनको चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है ऑफिशियली कि वो हमारे किसी इशू को हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करें किसी भी बॉडी में। यहाँ पर क्या चल रही है, इंडिया वियतनाम डेलीगेशन लेवल टॉक्स चल रही है, तो इसको कहते हैं डेलीगेट। वर्ब के फंक्शन में भी यूज हो जाता है, नाउन के फंक्शन में भी यूज होता है। अब इस डेलीगेट वर्ड का एंटोनिम हमें बताना है, अपॉइंट, डेप्यूट, नॉमिनेट। देखिए अभी मैं मीनिंग आपको समझा दूंगा, लेकिन ये जो अपॉइंट है, डेप्यूट है, नॉमिनेट है, ये तीनों के तीनों वर्ड डेलीगेट वर्ड के सिमिलर मीनिंग को कन्वे करते हैं। डेलीगेट का मतलब क्या है, अपनी किसी ड्यूटी को किसी और पर्सन को दे देना कि आप ये कीजिए। अपॉइंट का भी तो ये है, आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो किसी भी पोजीशन पर, तो क्यों अपॉइंट करते हो, ताकि वो आपकी तरफ से कोई काम कर सके। डेप्यूट का मतलब, डेप्यूट से बनता है डेप्यूटी, डेप्यूट का मतलब भी वही है, नॉमिनेट का मतलब भी वही है। हालांकि अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होने वाले वर्ड है, अलग अलग डोमेन में मीनिंग में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, बट सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले वर्ड है। इसका एंटोनियम हो जाएगा रिटेन। रिटेन का मतलब है टू कीप समथिंग या टू कंटिन्यू टू हैव, टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग। कोई चीज आपके पास है, आप उसको अपने पास ही रख रहे हैं, तो आप उसको रिटेन कर रहे हैं, टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग। यहाँ पर आपने अपनी ड्यूटी को, अपनी जॉब को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया, किसी और को दे दिया। यहाँ पर आप उस जॉब को, ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिटेन कर रहे हैं, अपने पास ही रख रहे हैं, खुद वो काम कर रहे हैं, तो सही एंटोनियम हो जाएगा इसका रिटेन। बाकी शब्दों के मीनिंग में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अपॉइंट का मतलब क्या हो जाता है, अपॉइंट का मतलब हो जाता है टू चूज समवन ऑफिशियली टू डू अ जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सेम मीनिंग अलग अलग शब्दों में लिखवाता जाऊंगा, देखना आप। डेप्यूट का मतलब क्या होता है, डेप्यूट का मतलब होता है टू स्पीक समवन या टू आस्क समवन। डेप्यूट का मतलब टू आस्क समवन टू स्पीक और एक्ट फॉर योरसेल्फ, फॉर यू। अपनी तरफ से किसी को कोई काम करने के लिए, कुछ बोलने के लिए कह देना कि यार आप जाओ, मेरी तरफ से ये कह देना,
या मेरी तरफ से ये कर देना, आपने उसको डिप्यूट कर दिया। नॉमिनेट का मतलब भी यही है। एक्चुअली में नॉमिनेट जो वर्ड है वो बना है नोमिनेयर से, नोमिनेयर बना है नोमन से, एक लैटिन भाषा का शब्द होता है नोमन। नोमन का मतलब हो गया नेम, इंग्लिश में कह देते हैं नेम और लैटिन भाषा में कह देते हैं नोमन। अब तो यूज होती नहीं है लैटिन, जब भी यूज होती थी। नोमन से बनता है नोमिनेयर, नोमिनेयर का मतलब टू नेम, नोमिनेयर से निकल के आया है नोमिनेट, वर्ब होता है। नोमिनेट का मतलब टू नेम समवन फॉर ए जॉब, कोई आपको काम करवाना है, आपने कह दिया राहुल करेगा ये काम, तो आपने राहुल को नॉमिनेट कर दिया, राहुल का आपने नाम ले दिया कि राहुल ये काम करेगा। तो नॉमिनेट का मतलब हो जाएगा टू नेम समवन फॉर ए जॉब। तो नेम क्या किया आपने, चूज कर दिया उसको, आपने उसको सिलेक्ट कर दिया। तो यहां से आपका एक मीनिंग निकल के आता है जो इंग्लिश में यूज होता है। ये तो मैंने लिटरल मीनिंग लिखा दिया, इसी के इर्द गिर्द जो मेन मीनिंग आपको डिक्शनरी में लिखा हुआ मिलेगा वो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो ऑफिशियली भी सजेस्ट ही तो किया आपने, अगर ये कह दिया कि ये वाला काम राहुल करेगा या रागिनी करेगी, तो आपने राहुल को या रागिनी को सजेस्ट ही तो किया, आपने एक नेम सजेस्ट किया कुछ लोगों के सामने कि ये काम इनसे करवाओ, ये बढ़िया तरीके से करेंगे। तो टू ऑफिशियली सजेस्ट और चूज समवन फॉर अ जॉब ड्यूटी, जॉब responsibility, award, position और इलेक्शन। इलेक्शन, अवार्ड, पोजीशन के कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड को यूज किया था। तो नॉमिनेट का मतलब हो गया ये। कुल मिलाकर ये जो तीनों ऑप्शन है, पहला, तीसरा और फोर्थ, चौथा ऑप्शन, ये सिमिलर मीनिंग को कन्वे करने वाले हैं, डेलीगेट के सिमिलर मीनिंग को ही कन्वे करते हैं। रिटेन हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ढूंढनी है ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस को पढ़ेंगे, सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे, देखते हुए चलेंगे। स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट अब्सॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। देखिए प्रॉब्लम मुझे स्काई में है, बाकी का स्टेटमेंट पूरा सही है, मैं भी आपको इंटरप्रेट कर दूंगा। स्काई एक नेचुरली यूनिक थिंग है, मतलब नेचर में किसी भी यूनिक थिंग से पहले द आर्टिकल लगाया करो, क्योंकि वो डेफिनेट और स्पेसिफिक ही कंसीडर की जाती है। जैसे मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था द स्काई। हाँ, अगर किसी पोएटिक सेंस में यूज कर रहे हो, किसी पोयम का हिस्सा है, लिटरेरी सेंस में यूज कर रहे हो तो हटा भी सकते हैं, लेकिन यूजुअल सेंस में, जनरल सेंस में अगर आप नेचर की किसी भी यूनिक एंटिटी को, यूनिक थिंग को रिफर कर रहे हैं तो इससे पहले द आर्टिकल लगाया करो, उन्हें डेफिनेट या स्पेसिफिक सेंस देने के लिए। जैसे द स्काई, द ओशियन लिख दिया मैंने, भाई ओशियन एक ही तो है। जैसे मैंने लिख दिया एटमॉस्फेयर, तो मुझे पता है ना मैं कौन से वाले एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं, एक ही तो एटमॉस्फेयर है, तो इनसे पहले द आर्टिकल लगाया। यहां पर मुझे गलती लगी, द स्काई अपीयर्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो अपीयर्स हो गया ब्लू। अपीयर्स यहाँ पे लिंकिंग नेचर की वर्ब है, ब्लू यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। एज यहाँ पर कंजंक्शन है जो कि कॉज या रीजन बताने के लिए लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है उसका कॉज या रीजन कि वो ब्लू, स्काई ब्लू अपीयर क्यों होता है। इट रिफर कर रहा है यहाँ पर स्काई को, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए अब्सॉर्ब्स लगाई गई। इंडेफिनिट स्टेट में प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट को यूज किया गया। अब्सॉर्ब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है इसलिए उसके बाद सारे ऑल कलर्स ऑब्जेक्ट हो गया। एंड कंजंक्शन लगा हुआ है दो वर्ब को, अब्सॉर्ब को रिफ्लेक्स को जोड़ने के लिए। रिफ्लेक्ट भी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, ब्लू नाउन हो गया, ओनली हो गया यहाँ पर डिटरमिनेशन। तो ये कौन से पार्ट में गलती बताओगे? फर्स्ट पार्ट में गलती बताओगे और आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सामने आपके लिखा हुआ हैविंग ए कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर। देखिए हैविंग ए कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, यील्ड का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आपको ये जो लिखा हुआ है
ये जो लिखे हुए वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं, या कोई क्लोज स्टेटमेंट सेंटेंस भी हो सकता है, ये समझ में आना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी का मीनिंग पता है कि आपको? कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी बना है कंसिस्टेंट से। कंसिस्टेंट एडजेक्टिव हो गया और कंसिस्टेंसी हो गया नाउन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैपनिंग इन द सेम वे, या बिहेविंग और हैपनिंग इन द सेम वे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आज एक वीडियो डाली, मतलब आज एक लेक्चर लिया, फिर मैं नेक्स्ट डे एक लेक्चर दे रहा हूं, फिर उससे नेक्स्ट डे फिर मैंने एक लेक्चर दिया, फिर एक लेक्चर दिया। तो रोज मैं एक लेक्चर आपको दे रहा हूं यूट्यूब पर। तो ये मेरा जो बिहेवियर है, मेरी जो एक्टिविटी है, मेरी जो वीडियो डालने की एक्टिविटी है, वो हो गई कंसिस्टेंट, क्योंकि मैं सेम वे में अगेन एंड अगेन बिहेव कर रहा हूं। या मेरी जो वीडियो डालने का जो इवेंट है वो हैपनिंग सिचुएशन में है, हैपनिंग अकरिंग है रेगुलर वे में, सेम तरीके से। लेकिन सोचिए, अगर मैं आज एक वीडियो डाल दी, अब मैं 6-7 दिन के लिए गायब, फिर अचानक से एक वीडियो डाल दी 10 दिन बाद, जैसा कि मुझे कंप्लेन करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, में कर देता हूं, एंड सॉरी फॉर दैट। फिर 8-10 दिन बाद कहीं से सो के उठे, जाके फिर एक वीडियो डाल दी। तो ये जो बिहेवियर है, ये इनकंसिस्टेंट बिहेवियर कहलाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो रेगुलर तरीके से सेम वे में हो। तो कंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा ऑलवेज बिहेविंग और हैपनिंग इन द सेम वे, इन द सेम वे। या फिर कंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा स्टेडी एंड अनचेंजिंग ओवर टाइम। तो टाइम के साथ साथ जो है चेंज ना हो रहा हो, जैसे होता आया है वैसे ही होता चला जा रहा हो। तो हैविंग ए कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग और हैपनिंग इन द सेम वे। मतलब नाउन, इसी मीनिंग को नाउन में कन्वे कर रहा है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर। देखिए, यील्ड इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। यील्ड का मतलब हो जाता है टू सरेंडर या टू गिव इन। गिव इन एक फ्रेजल वर्ब है, टू गिव इन। यील्ड ट्रांजिटिव भी हो जाती है। तब यील्ड का क्या मतलब होता है? तब यील्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट और प्रोडक्ट। हालांकि इस मीनिंग में तो यहां पर यील्ड यूज नहीं हुई है, यील्ड यूज हुई है टू सरेंडर के मीनिंग में। मतलब यहां पर किसी ऐसे पर्सन को रिफर करने की कोशिश की जा रही है जिसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी हो, जो लगातार उसी तरीके से काम कर रहा हो, जो प्रेशर वाली सिचुएशन में भी सरेंडर ना करे। कुछ लोग होते हैं काम कर रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन जैसी विपरीत परिस्थिति आई, डिफिकल्ट सिचुएशन आई, प्रेशर सिचुएशन आई, वहां पर वो यील्ड करके, सरेंडर करके उन्होंने काम करना छोड़ दिया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, या जो भी काम करते हो। यहां पर रिफर किया जा रहा है एक ऐसे पर्सन को जिसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी हो, जो लगातार रेगुलर वे में सेम तरीके से अपने काम को कर रहा हो, जो प्रेशर वाली सिचुएशन में भी यील्ड ना करे, सरेंडर ना करे। उस पर्सन को क्या कह देंगे? सब्सटेंशियल कह देंगे, फर्म कह देंगे, क्लोज कह देंगे, रैमरोड कह देंगे। देखिए, क्लोज नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा फर्म। फर्म का मतलब जो डिटरमाइंड, जो पक्का हो अपने इरादों का कि ये करना है तो करना ही है। फर्म के मैं सारे मीनिंग लिखवा देता हूं। फर्म का क्या क्या मतलब हो सकता है? FIRM, FIRM। फर्म जब नाउन होगा तो किसी कंपनी, किसी बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी रिफर कर देता है। फर्म जब एडजेक्टिव होगा तो इसका एक मतलब हो जाएगा फिक्स्ड, यानी कि नॉट मूविंग और चेंजिंग। किसी की लोकेशन को बताने के लिए, जैसे कि यहां पर ये जो स्मार्ट बोर्ड है,
फर्म है, मूव थोड़ी ना कर रहा है, एक ही जगह फिक्स्ड है। या फिर फर्म का मतलब हो सकता है हार्ड और सॉलिड, हार्ड और सॉलिड, यानी कि नॉट स्मूथ, टेक्सचर को रेफर करने के लिए। फर्म का एक मीनिंग हो सकता है एडजेक्टिव के रूप में स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो स्ट्रॉन्ग हो अपनी ओपिनियंस को लेकर, अपने बिलीफ को लेकर, अपने व्यूज को लेकर, जो कि डिटरमाइंड हो कि ये करना है तो करना है, स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। या फिर मैं लिखवा दूं सर्टेन एंड फिक्स्ड इन ओपिनियंस or beliefs and unlikely to change, unlikely to change। इस मीनिंग को यूज करते हुए फर्म को लिखे हुए शब्दों का सब्स्टिट्यूट बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है, रैमरोड का क्या मतलब होता है, ये भी समझा देता हूं। सब्सटेंशियल का मतलब होता है लार्ज इन इंपॉर्टेंस, large in size, amount और importance। जो साइज में या अमाउंट में या इंपॉर्टेंस में लार्ज हो उसको सब्सटेंशियल कह देते हैं, एडजेक्टिव है। रैमरोड का क्या मतलब होता है, देखिए पुराने समय में जो राइफल्स आती थी उनके साथ एक रोड आती थी, ये इस टाइप की, ये पुराने समय की राइफल है, ये है रैमरोड, इसको बोलते हैं रैमरोड। इस रैमरोड का काम क्या होता था, पहले आप राइफल में बारूद डालिए, उस बारूद को अंदर तक ठोकने के लिए, यहां तक पहुंचाने के लिए रैमरोड को यूज किया जाता था। तो पहले किसी भी सोल्जर को जो इस राइफल को यूज करते थे, या जो भी पर्सन इस राइफल को यूज करता था, वो पहले कारतूस को फाड़ कर, तोड़कर इसमें बारूद डालता था छर्रों के साथ, और फिर रैमरोड से उसको धकेलता था ताकि वो यहां तक आ जाए, यहां पर जमा हो जाए, और यहां पर ट्रिगर दबा के उसको स्पार्क किया जाता था, फिर जो है इसको फायर किया जाता था पुरानी राइफल को। इसको बोलते थे रैमरोड। बस इतने ही तो वर्ड थे, ठीक है। क्लोज का मतलब आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ द पेरेंट्स। bereaved बहुत अच्छी वर्ब निकल के आई है आपके सामने, देखिए bereave, bereave का मतलब क्या होता है, bereave ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। bereave का मतलब होता है टू deprive someone of someone, especially after death। डिप्राइव का मतलब क्या है, देखिए किसी ऐसे पर्सन को जिसको किसी लव्ड वन से, यहां पर ये जो सम्मन है ये रिफर कर रहा है किसी लव्ड पर्सन को, अ लव्ड वन। डिप्राइव का मतलब छीन लेना, उससे दूर कर देना। तो डिरीव का मतलब है किसी ऐसे पर्सन से उसके किसी लव्ड वन को दूर कर देना या छीन लेना, डिप्राइव कर देना उसको। सोचे कि हंगर है या कोई क्राइसिस है, उस क्राइसिस ने किसी बच्चे से उसके पेरेंट्स को डिरीव कर दिया, तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा द हंगर bereaved a child of their parents, her parents। तो bereaved का मतलब है कोई ऐसा बच्चा जिससे उसके पेरेंट्स को दूर कर दिया गया हो या उसके पेरेंट्स ना हो, तो उसे कह देंगे ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या है, ऑर्फन का मतलब है कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो। A child whose parents are dead। बाकी desolate, destitute और loud इनका अलग मीनिंग होता है। तो bereave ट्रांजिटिव नेचर की बात है, bereave अगर कहीं पर भी यूज हो जाए तो ये ध्यान रखना, bereave का मतलब है किसी पर्सन से उसके किसी लव्ड वन को दूर कर देना, और वो लव्ड वन भी डेथ की वजह से। कहीं पर रोजगार के लिए चला गया ऐसा नहीं, डेथ की वजह से किसी पर्सन से, ये वो पर्सन है जिसको बिरीव किया गया,
ये वो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई, उसका भाई बहन हो सकता है, उसका मित्र हो सकता है, उसका फादर हो सकता है, उसकी मदर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। टू डिप्राइव समवन ऑफ अ लव्ड वन स्पेशली आफ्टर डेथ या बिकॉज ऑफ डेथ। डेस्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? डेस्टिट्यूट भी एडजेक्टिव है। डेस्टिट्यूट का मतलब है विदाउट मनी, विदाउट फूड। मैं इमेज दिखा देता हूं, आप इस पर्सन को देखिए, इस पर्सन को डेस्टिट्यूट कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास फूड नहीं है। विदाउट फूड, मनी, होम और पजेशंस। कोई ऐसा पर्सन जिसके पास फूड ना हो, मनी ना हो, रहने के लिए घर ना हो, जरूरत के सामान ना हो, पजेशंस ना हो, उस पर्सन को कहा जा सकता है डेस्टिट्यूट। आपको इस तरह के लोग सड़कों पर बहुत सारे मिल जाएंगे, इस पर्सन को कहेंगे आप डेस्टिट्यूट। ये भी सारे के सारे डेस्टिट्यूट ही हैं, ये भी डेस्टिट्यूट है। किसी ने कुछ दे दिया खाने के लिए तो मिल गया, एक कटोरा है, एक बोतल है पानी पीने के लिए, बस कहीं भी सो गए, डेस्टिट्यूट। फिर आगे एक वर्ड आता है लाउट, LOUT। लाउट का मतलब होता है एक ऐसा मेल पर्सन जो कि बहुत ही रूड, ऑफेंसिव या वॉयलेंट मैनर में बिहेव करता हो। अ मैन, लाउट सिर्फ मैन को यानी कि मेल पर्सन को रिफर करता है। इस पर्सन को हम लाउट कह रहे हैं। अ मैन हु बिहेव्स इन अ वेरी rude, offensive and violent manner। A rude, offensive, awkward person को, awkward male person को हम loud कह देते हैं, LOUT। डेजोलेट का क्या मतलब है? डेजोलेट भी एक एडजेक्टिव है, और डेजोलेट जब किसी प्लेस को रिफर करता है तो वो किसी ऐसे प्लेस को रिफर करता है जहां पर लिविंग थिंग्स ना हो। एडजेक्टिव, हैविंग नो लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से मतलब क्या है? कोई पर्सन, कोई एनिमल या कोई प्लांट। तो जिस जगह पर कोई पर्सन, कोई एनिमल, कोई प्लांट ना हो, कोई भी लिविंग थिंग ना हो, स्पेशली प्लांट्स को, ट्रीज को ही रिफर किया जा रहा है, ग्रीनरी को ही रिफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर प्लांट्स होते, प्लांटेशन होता, ग्रीनरी होती, तो पर्सन और एनिमल भी सरवाइव कर जाते। क्योंकि प्लांटेशन नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, तो पर्सन और एनिमल के होने का भी सवाल नहीं है। तो डेजोलेट रिफर करता है किसी ऐसे प्लेस को जहां पर कोई लिविंग थिंग ना हो। ये देखिए एक प्लेस और दिखा देता हूं मैं। ये तो एक रेगिस्तान दिखाया हुआ है, डेजर्ट दिखाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये भी एक डेजोलेट प्लेस है। अब ये मत कहना ना कि सर एक आदमी खड़ा तो है, ये तो घूमने फिरने चला गया सेल्फी लेने, ये तो बाहर से आया हुआ है। फिलहाल ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, यहां पर सस्टेनेबल नहीं है। या फिर डेजोलेट का मतलब हो सकता है एक ऐसा पर्सन जो कि दुखी हो, सैड हो और अकेला फील कर रहा हो। इस मीनिंग में भी डेजोलेट एडजेक्टिव ही होगा, और डेजोलेट रिफर करेगा किसी ऐसे पर्सन को जो कि एक्सट्रीमली सैड है, एक्सट्रीमली सैड एंड फीलिंग अलोन। देखिए इस पर्सन को ये बहुत ही सैड फील कर रही है और अलोन फील कर रही है, इस पर्सन को कह देंगे डेजोलेट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन्नेट का क्या मतलब होता है? देखिए इन्नेट भी एक एडजेक्टिव है। इन्नेट का मतलब होता है इनबोर्न, उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, उन स्किल्स को, एबिलिटीज को, उस टैलेंट को जो किसी पर्सन या एनिमल के अंदर जन्म से ही हो, इन्नेट कह देते हैं। कुछ स्किल्स, कुछ एबिलिटीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है जिनको कोई पर्सन या एनिमल सीख लेता है, लर्न कर लेता है, एक्वायर कर लेता है।
लेकिन कुछ ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किल्स, एबिलिटीज या टैलेंट किसी पर्सन या एनिमल के अंदर हो सकता है इनबोर्न, जन्म से ही, जब वो पैदा हुआ तब से ही, उसको कह देते हैं इन्नेट। उन क्वालिटीज को, उन स्किल्स को, उन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेड्स को, एबिलिटीज को कह देते हैं इन्नेट या इनबोर्न या नेचुरल या इंट्रिंसिक या इनहेरेंट। ये सारे के सारे में इसके सिनोनियम लिखवाए जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं। इनबोर्न, नेचुरल, इसका सिनोनियम हो जाएगा जो नेचुरली हो, सीखा ना हो कहीं से बाहर से, या फिर इंट्रिंसिक या इनहेरेंट। डिफाइन करने की बात करूं मैं नेट को, तो इसका मतलब हो जाएगा existing in a person or animal from birth rather than being learned or acquired. एंटोनियम बताना है ना इनेट का। नेचुरल तो सिनोनियम हो गया, रिप्लीट अलग कंटेक्स्ट का वर्ड है, एक्वाटिक भी अलग कंटेक्स्ट का वर्ड है, लर्न हो जाएगा। लर्न रिफर करेगा किसी ऐसी स्किल्स को, एबिलिटी को जिसको सीखा गया हो, लर्न किया गया हो, बाद में एक्वायर किया गया हो। रिप्लीट का मतलब क्या होता है? रिप्लीट का मतलब होता है फुल, स्पेशली विद फूड। मेरी जो प्लेट है, अगर मैं कह रहा हूं कि वो रिप्लीट है, इसका मतलब वो फुल है, उसमें बहुत सारा फूड रखा हुआ है। रिप्लीट का मतलब फुल, स्पेशली विद फूड। एक्वाटिक में जो एक्वा है ये रिफर करता है वाटर को, तो एक्वाटिक का मतलब हो गया रिलेटेड टू वाटर। रिलेटेड टू वाटर, या एक्वाटिक का मतलब हो गया कुछ भी ऐसा जो वाटर में एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और लिविंग इन वाटर। एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन वाटर, हैपनिंग इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सेंटेंस अरेंजमेंट आपको दिया गया है A B C D, तो पढ़ना शुरू करेंगे, सेंटेंसेस को अरेंज करेंगे। ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट द कैंडिडेट्स टेम्परामेंट। देखिए यहीं पर रुक जाऊंगा, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं, मैंने यहाँ पर देख लिया देम लगा हुआ है। देम लगा है एक प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लगा है, ऑब्जेक्टिव केस है। हालांकि जब प्रोनाउन लगाया जाता है तो किसी नाउन के लिए लगाया जाता है, वो नाउन को कैरी करने वाला स्टेटमेंट पहले आना चाहिए ए से, तो ए पहला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इसलिए पहला दूसरा ऑप्शन तो यहां से एलिमिनेट हो गए। बी को पढ़ेंगे, मैनी कंपनीज यूज इट, फिर से एक प्रोनाउन यूज कर लिया, ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है, लेकिन जब भी कोई प्रोनाउन लगाओगे तो किसी नाउन के लिए तो लगाओगे, तो उस नाउन को कैरी करने वाला स्टेटमेंट इस बी से पहले आना चाहिए। ये बी भी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और देखिए बी से कोई शुरू होने वाला कोई सीक्वेंस यानी कि ऑप्शन में है भी नहीं। सी को देख लेते हैं, डिस्पाइट पब्लिक स्केप्टिसिज्म ग्राफोलॉजी प्लेज ए कॉवर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट। कॉवर्ट का मतलब सीक्रेट। सी स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे कोई इजीली नोटिसेबल क्लू नहीं मिला, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डी पे चलूंगा। मॉडर्न ग्राफोलॉजी बिगेन अर्ली इन द 19th century व्हेन फ्रेंच चर्चमैन जीन हिप्पोलाइट मिशॉन क्रिएटेड द फर्स्ट ग्राफोलॉजिकल कैटलॉग। देखिए डी स्टेटमेंट को पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है बिगिनिंग को, कि ये जो मॉडर्न ग्राफोलॉजी है ये कब स्टार्ट हुई। पहले हम ग्राफोलॉजी की बिगिनिंग को बताएंगे, फिर सी स्टेटमेंट में हम बताएंगे कि ग्राफोलॉजी का रोल क्या है। आप पहले बताते हैं कि कोई चीज कब शुरू हुई, इस समय पे शुरू हुई, फिर आप बताते हैं कि आज के समय में इसका क्या रोल है, या उस समय में, या इस टाइम में, इस दौरान, इस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है।
पहले आप किसी के ओरिजिनेशन को बताएंगे, स्टार्टिंग इवेंट को बताएंगे, ये चीज शुरू हुई, फिर बताएंगे ना कि उसका फंक्शन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है। तो ये डी स्टेटमेंट के बाद सी को आना चाहिए और डी को होना चाहिए पहला स्टेटमेंट, सी को इसके बाद आना चाहिए। और सी में चूंकि ग्राफोलॉजी प्लेज अ कॉवर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट, उसके बाद ए या बी कहीं पर भी आ सकते हैं। दैम रिफर कर रहा है मेरे ख्याल से कंपनीज को, ये जो दैम है कंपनीज को रिफर कर रहा है, और इट रिफर कर रहा है ग्राफोलॉजी को। मैनी कंपनीज यूज इट। तो सी के बाद बी और बी के बाद ए, सी के बाद बी और बी के बाद ए, और पहला स्टेटमेंट डी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। आप सीधे सीधे इतना सा क्लू आपको पकड़ना था कि सी और डी में आपको यहां पर ये डिफरेंशिएट करना था। सी और डी स्टेटमेंट में आपको केवल ये डिफरेंशिएट करना था कि हम पहले किसी के ओरिजिनेशन को बताते हैं कि कोई चीज कब स्टार्ट हुई, किस पॉइंट पर स्टार्ट हुई, फिर फर्दर उसने क्या रोल प्ले किया, क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी, क्या उसके फंक्शन थे, क्या उसके फीचर हैं, उसने हमारी कितनी हेल्प की, ब्रिटिश मैनेजमेंट की कितनी हेल्प की, ये इंफॉर्मेशन बाद में आएगी। तो डी के बाद सी को आना है, जो कि केवल इस स्टेटमेंट में है, फोर्थ में वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैंक को फिल करना है। रेडियम इज ए व्हाइट पाउडर दैट, देखिए दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है सब्जेक्ट के फंक्शन में व्हाइट पाउडर के लिए, और चूंकि व्हाइट पाउडर एक सिंगुलर एंटिटी है तो दैट भी क्या हुआ, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, लुक लाइक तो आ नहीं सकती। विल लुक लाइक लगाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये परमानेंट फीचर का है, परमानेंट नेचर का है। रेडियम तो एक व्हाइट पाउडर है जो कि हमेशा ही टेबल सॉल्ट के जैसा दिखता है। लुक लाइक मतलब रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना, तो वो तो एक व्हाइट पाउडर है, वो तो हमेशा ही टेबल सॉल्ट की तरह दिखता है। ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेजेंट में या पास्ट में टेबल सॉल्ट की तरह नहीं दिखता था लेकिन फ्यूचर में दिखने लगेगा। तो यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो केवल और केवल फ्यूचर में ही वैलिड हो, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमेशा ही वैलिड है, परमानेंट नेचर की है, इसलिए इसको लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट गलत हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई है, वो भी बिना हेल्पिंग वर्ब के, ये तो सिंटैक्टिकली गलत हो गया, सिंटैक्टिकली ही गलत है, यहाँ तो लगाया ही नहीं जा सकता। यहाँ तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है, मैं बता चुका हूं, लेकिन सिंटैक्टिकली ही इनकम्प्लीट फ्रेज लिखी हुई है। यहाँ पर हो जाएगा लुक्स लाइक, लुक्स लाइक। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनियम बताना है इनक्रेडिबल का। देखिए इनक्रेडिबल बना है क्रेडिबल से और क्रेडिबल बना है क्रेड से, CRED। ये जो है ना ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब हो जाता है टू बिलीव। क्रेड, क्रेड का मतलब हो जाता है टू बिलीव। क्रेडिबल का मतलब हो जाएगा एबल टू बी बिलीव्ड, एबल टू बी बिलीव्ड, या फिर बिलीवेबल, या फिर रिलायबल, या फिर ट्रस्टवर्दी, जो ट्रस्ट के वर्दी हो। इनक्रेडिबल का मतलब हो जाएगा इसका उल्टा, अनबिलीवेबल। कहां लिखा हुआ है अनबिलीवेबल, फोर्थ ऑप्शन में। इनक्रेडिबल का सिनोनियम हो जाएगा अनबिलीवेबल। देखिए क्रेड से बनने वाले और भी कई सारे शब्द हैं जो आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, कई बार एसएससी इनको पूछ चुकी है। क्रेडिट से बनता है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब वो अमाउंट होती है जो आपको दी जाती है आपके भरोसे पे, या फिर क्रेडिट का मतलब वो भरोसा होता है कि आप जो पैसा ले रहे हैं उसको लौटा देंगे। ट्रस्ट दैट समवन विल पे बैक बोरोड मनी, इसी से बनता है क्रेडिबल, बिलीवेबल। इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल, इनका मीनिंग मैं बता ही चुका हूं। क्रेड से बनता है क्रीडेंस, क्रीडेंस का मतलब होता है बिलीफ या एक्सेप्टेंस की कोई चीज सही है। क्रीडेंशियल्स का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन को सर्टिफाई करते हैं, बताते हैं कि आपने ये क्वालिफाई कर लिया है। क्रेडिटर का मतलब होता है वो पर्सन जिसने आपको क्रेडिट दिया है।
क्रेडिटेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो प्रेज की, एक्नॉलेजमेंट के योग्य हो, डिजर्विंग प्रेज और एक्नॉलेजमेंट। डिसक्रेडिट का मतलब, डिसक्रेडिट यहाँ पर वर्ब है, डिसक्रेडिट का मतलब है किसी के क्रेडिट को हार्म पहुंचाना, किसी की बिलीवेबिलिटी को हार्म पहुंचाना। लोग किसी पे भरोसा करते हैं, लेकिन आपने उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया कि लोगों का उस पे से भरोसा खत्म हो गया, तो आपने उस पर्सन को, उसकी रेपुटेशन को, उसके बिलीफ, उसकी बिलीवेबिलिटी को डिसक्रेडिट कर दिया। अक्रेडिट का मतलब है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया हो, ऑथोराइज कर दिया होगा गवर्नमेंट ने, आपकी कोई एप्लीकेशन, आपका कोई एक्ट, कोई प्रोसीजर अक्रेडिट कर दिया, आपकी किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को अक्रेडिट कर दिया, यानी कि उसने एक्नॉलेज कर दिया, गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ऑथोराइज कर दिया गया आपको। मिसक्रेंट का पहले मतलब होगा करता था अनबिलीवेबल, अब मिसक्रेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो रॉन्गफुल इंटेंशन के साथ हो, रॉन्ग डूअर हो, कोई विलियन। फिर बाकी के कुछ शब्द आए थे। रीजनेबल का क्या मतलब है, रियलिस्टिक का क्या मतलब है, अनअचीवेबल का क्या मतलब है। क्योंकि रीजनेबल बना है रीजन से, रीजनेबल एडजेक्टिव है, और रीजनेबल का मतलब हो जाएगा बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन रीजन और गुड जजमेंट। कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी ओपिनियन जो कि रीजन के बेस पर ली गई हो, अच्छे जजमेंट के आधार पर कोई डिसीजन लिया गया हो, उसको कह देंगे रीजनेबल डिसीजन। या मैंने कोई इंफॉर्मेशन आपको दी, वो गुड जजमेंट के बेस पर दी, रीजन के बेस पर दी, तो मैं उसको कह दूंगा रीजनेबल है, मेरी इंफॉर्मेशन रीजनेबल है, या मैंने जो आपको ऑप्शन दिया है वो रीजनेबल ऑप्शन है। रीजनेबल का और क्या मतलब हो सकता है, यहीं से रीजनेबल का मतलब हो सकता है फेयर, जो फेयर हो, जो एक्सेप्टेबल हो, सिनोनिम लिखवा रहा हूं ये, या फिर जो सेंसिबल हो। या फिर रीजनेबल का मतलब हो सकता है एक ऐसा पर्सन जो गुड रीजंस के साथ हो, साउंड थिंकिंग के साथ हो, हैविंग और यूजिंग गुड रीजन और साउंड थिंकिंग। साउंड मतलब स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, कोई ऐसे पर्सन। रियलिस्टिक का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है, रियलिस्टिक का मतलब समझाने के लिए ना मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। एक्चुअली में जो रियलिस्टिक वर्ड है ये बना है रियलिस्ट से। रियलिस्ट का मतलब क्या होता है, एक इमेज मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी जिसमें मैंने आपको ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट और रियलिस्ट के बीच के डिफरेंस को समझाया था। उसी इमेज को मैं दोबारा से समझा रहा हूं। देखिए यहाँ पर 3 गिलास रखे गए हैं, पीछे 3 लड़कियां हैं। ये लड़की खुश है ये समझकर, ये जानकर कि ये जो गिलास है आधा भरा हुआ है, इसने आधे खाली होने को इग्नोर कर दिया, केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ही इसने फोकस किया है। तो एक ऐसा पर्सन जो किसी सिचुएशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करे और फेवरेबल रिजल्ट को एक्सपेक्ट करे कि जो भी सिचुएशन है हमारे फेवर में जाएगी, उस पर्सन को कह देंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट रहना ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लेकिन ओवरली ऑप्टिमिस्टिक रहना भी सही नहीं है। बहुत जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी आप ना रहें, क्योंकि फिर आप रियलिटी से बहुत दूर चले आते हैं। यहां पर ये लड़की दुखी है। पेसिमिस्ट पर्सन वो पर्सन है जिसने इस गिलास के सिचुएशन के आधे खाली होने पर फोकस किया है, नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस किया है, इसने इसके आधी भरे होने को इग्नोर कर दिया। ये तो बहुत ही गलत है। पेसिमिस्टिक तो नहीं होना चाहिए पर्सन को। पेसिमिस्ट एक ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करता है और अनफेवरेबल आउटकम, अनफेवरेबल रिजल्ट को एक्सपेक्ट करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी सिचुएशन है हमारे अगेंस्ट चली जाएगी, हमारे फेवर में ये नहीं रहेगी, उस पर्सन को पेसिमिस्ट। फिर ये जो पर्सन है ये ना तो खुश है ना दुखी है, इसको पता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है, अभी तो मैं प्यास बुझा लूंगी लेकिन बाद में मेरे को जरूरत पड़ेगी और पानी की। तो रियलिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन, रियलिस्ट कहते हैं उस पर्सन को जो पर्सन उस सिचुएशन को एज इट इज जानता है। वो जानता है कि वाकई में रियलिटी में सिचुएशन क्या है, उसको पता है कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है,
तो एक ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन को रियलिटी में जानता हो, उसकी रियलिटी को समझता हो, किसी भी सिचुएशन को या थिंग्स को जैसे वो है वैसे ही जानता हो, समझता हो, एक्सेप्ट कर लेता हो और उसी आधार पर प्रैक्टिकलिटी के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करता हो, उस पर्सन को कह देते हैं रियलिस्ट। यहां पर मैंने रियलिस्ट की बाकायदा डेफिनेशन लिखवाई है। रियलिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन को या थिंग्स को जैसी वो है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता हो और प्रैक्टिकलिटी के आधार पर, सेंसिबिलिटी के आधार पर उनको डील करता हो, ना कि इमेजिनरी थ्योरीज के आधार पर। इस पर्सन को रियलिस्ट पर्सन कह देंगे। रियलिस्ट से बना है रियलिस्टिक। यहां पर भी मैंने डेफिनेशन एक ही बात को अलग अलग शब्दों में लिखाया जा रहा हूं ताकि डिक्शनरी में अलग अलग लिखी हुई डेफिनेशन आपको कंफ्यूज ना कर पाए। तो एग्जामिनर मेरे हाथ में तो नहीं है, आपके हाथ में तो नहीं है। एग्जामिनर हो सकता है रियलिस्टिक का मीनिंग जानने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर ले, हो सकता है वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर ले, हो सकता है वो किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन पेपर में इन शब्दों का इस्तेमाल कर ले। तो शब्द बदल रहे हैं लेकिन भाव, मीनिंग, अर्थ वही है। रियलिस्टिक का मतलब है एक्सेप्टिंग थिंग्स और सिचुएशन एज दे आर एंड मेकिंग डिसीजंस प्रैक्टिकली, या फिर इसका मतलब है हैविंग और शोइंग ए प्रैक्टिकल अवेयरनेस ऑफ थिंग्स और सिचुएशंस एज दे आर, या फिर इसका मतलब हो सकता है बेस्ड ऑन रियलिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग। तो तीनों मीनिंग एक ही तो लिखे हैं, शब्दों का हेर फेर है। तो आप इस हेर फेर में ना फंस जाएं, इसीलिए मैं तीन तीन मीनिंग लिखवा दिया करता हूं। फिर एक वर्ड आया है आपके सामने अनअचीवेबल। अनअचीवेबल बना है अचीवेबल से, अचीवेबल बना है अचीव से, ACHIEVE। अचीव है वर्ब, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। अचीव का मतलब है टू डू और ऑब्टेन समथिंग। ऑब्टेन का मतलब गेट समथिंग। या फिर अचीव का मतलब है टू सक्सीड इन फिनिशिंग समथिंग, फिनिशिंग समथिंग और रीचिंग अ गोल और रिजल्ट आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद किसी काम को करने में सफल हो जाना या किसी टारगेट पर, गोल पर, एम पर, ऑब्जेक्टिव पर पहुंच जाने में सफल हो जाना। तो मतलब आपने उस गोल को, उस टारगेट को अचीव कर लिया, या आपने उस काम को अचीव कर लिया, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे थे, गेट या ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपने पा लिया। तो अचीव से बना है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब कुछ भी ऐसा जिसको अचीव किया जा सकता हो, एबल टू बी अचीव्ड, पॉसिबल टू बी अचीव्ड। अचीवेबल एडजेक्टिव ही है, एबल टू बी अचीव्ड, ये पॉसिबल टू बी अचीव्ड। अनअचीवेबल का मतलब इम्पॉसिबल टू बी अचीव्ड। इम्पॉसिबल उल्टा ही है उसका, इम्पॉसिबल टू बी अचीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द विंडमिल इज बीइंग बिल्ट बाय मास्टर यादव। इज बीइंग बिल्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखना है आपने। यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन हेल्पिंग वर्ब गलत लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, जबकि यहां पर इज आनी चाहिए थी मास्टर यादव के हिसाब से। यहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, यहां है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फोर्थ ऑप्शन को चूज करूंगा, आगे चलूंगा। 12 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। देखिए, हमें एक ऐसे वर्ड को बताना है जो इस स्टेटमेंट में इनकरेक्ट हो, ऑप्शन में सही हो। प्रोग्रेस, साइंस तो ठीक लिखा है, यहां सही लिखा है, यहां गलत है। प्रोग्रेस को यहां गलत लिखा गया है, यहां कर दिया सही। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमें चूज करना है। बाकी लीप्स एंड बाउंड्स एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है रैपिडली या क्विकली, वो सही लिखा था,
बाउंड और लीव को यहाँ पर गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। ईडियम दिया गया है, ईडियम का मीनिंग बताना। देखिए ब्लो का मतलब क्या होता है, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, फूंक मारना। इस तरह से आपने देखा होगा बच्चों को, यहाँ पर ये दीदी ब्लो कर रही है, यहाँ पर इस बच्चे ने एक बलून को लिया, इसमें ब्लोइंग स्टार्ट कर दी, ब्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, बलून को एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पर ये बच्ची ने, यहाँ इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आपने सभी ने देखा होगा, यूज किया होगा कभी ना कभी लाइफ में जब छोटे होंगे। यहाँ पर ये ब्लो कर रही है और इस तरह के बबल निकल रहे हैं। तो ब्लो का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग में ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। मेटाफोरिकल सेंस में ब्लो का मतलब हो जाएगा टू एक्सपेंड समथिंग। भाई अगर आप किसी बलून, अगर कोई चीज, कोई भी थिंग आपके हाथ में ऐसी है जो कि एक्सपेंडेबल है, जो कि एक्सपेंड कर सकती है, अगर आप उसमें ब्लो करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। आप इस बलून को देखिए, बच्चे ने ब्लो करना स्टार्ट किया, ये बलून एक्सपेंड हो गया। तो ब्लो का मतलब हो जाता है यहाँ से टू एक्सपेंड। इसी मीनिंग को यूज करते हुए इस इडियम का मीनिंग निकाल के चलेंगे। तो टू ब्लो समथिंग का मतलब टू एक्सपेंड समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन रिफर करता है एक यहाँ पर स्केल को, आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन का मतलब है इन एन अनरीजनेबल और अनबैलेंस्ड स्केल। मतलब किसी भी चीज को एक्सपेंड किया, लेकिन उसको इतना एक्सपेंड कर दिया कि वो अपने प्रोपोर्शन से ही बाहर चली गई। जितना एक्सपेंड उसको किया जा सकता था, उसकी औकात से ज्यादा ही, उसके प्रोपोर्शन से ज्यादा ही उसको एक्सपेंड कर दिया। यानी कि अनबैलेंस्ड और अनरीजनेबल वे में उसको एक्सपेंड अगर आपने कर दिया, तो आपने उसको ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन कर दिया। ये तो मैंने इसको लिटरल सेंस में बता दिया। एक्चुअली में ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन को डिक्शनरी में डाल के देखोगे तो इसका मीनिंग निकल के आएगा टू एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। टू एग्जैजरेट द इम्पोर्टेंस, सीरियसनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, और लगाता हूं, और इम्पैक्ट ऑफ समथिंग। अब देख लो कहां पर इसका मीनिंग इसके हिसाब से आ रहा है। मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन विदाउट रीजन, नहीं। कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, नहीं, ये तो अपोजिट सेंस में हो गया। बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज, मच वर्स देन इट रियली इज। ये क्या है, ये एग्जैजरेशन तो है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जो भी कुछ हुआ है वो ज्यादा बुरा है, जितना है वो उससे ज्यादा बुरा आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक एग्जैजरेशन तो है। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ फिर भी पढ़ लेते हैं। लीव समवन एट ए टाइम व्हेन दे नीड यू टू स्टे एंड हेल्प देम, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में एरर बतानी है। अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कन्फिगुरेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। मुझे तो कोई गलती अभी तक दिखी नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कन्फिगुरेशन दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स। नो एरर। आप चाहो तो मैं इंटरप्रेट कर देता हूं सेंटेंस को, लेकिन इस सेंटेंस में कोई गलती है नहीं। अ सेलेस्टियल बॉडी, बॉडी हो गया यहाँ पर नाउन, सेलेस्टियल हो गया उस बॉडी के लिए एडजेक्टिव, अलग गया आर्टिकल। अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब और यहां पर लगा है कंजंक्शन। इस और कंजंक्शन ने बॉडी को और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। ऑब्जेक्ट यहां पर नाउन हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल हो गया उसके लिए एडजेक्टिव। तो दो स्ट्रक्चर को, दो नाउन फ्रेजेस को और कंजंक्शन यहां पर जोड़ रहा है, सेलेस्टियल बॉडी को और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को। चूंकि बॉडी और ऑब्जेक्ट दोनों सिंगुलर नेचर के हैं, दोनों के लिए एक ही आर्टिकल यूज किया जाना था, जिसको हमने कॉमन तरीके से लिख दिया, कॉमनली शुरू में लिख दिया। ये आ आर्टिकल बॉडी के लिए भी हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए भी हो गया। अब यहां पर लगाया गया है इज,
जो कि हेल्पिंग नेचर की वर्ब है। यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर वो मेन वर्ब है। अकरिंग को आप देखेंगे तो अकरिंग यहाँ पर मेन वर्ब नहीं हो रही है, अकरिंग यहाँ पर हो रही है फिजिकल थिंग के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो मैं भी आगे की स्ट्रक्चर में बताऊंगा। चूंकि अकरिंग मेन वर्ब तो है नहीं, तो अब इस इज को ही मेन वर्ब मानना पड़ेगा। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब हो तो वो क्या होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब को क्या चाहिए, अपने पास चाहिए कॉम्प्लीमेंट। ये सारा क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट लिखा है। नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कन्फिगुरेशन, ये सारा का सारा नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कन्फिगुरेशन, ये है कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट का। अब देखिए, चूंकि और कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया था तो इसलिए इसको लगाया गया। आप हमेशा ध्यान रखेंगे और या नॉर कंजंक्शन का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए होते हैं। जब इनके द्वारा हम दो नाउन को या दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, जोड़ते तो दो को हैं, लेकिन एक बार में एक ही को कंसीडर करते हुए, यानी कि इसके हिसाब से जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर ही होगी या प्लूरल होगी। ये डिपेंड करता है कि इसके पास वाला सब्जेक्ट कैसा है। अगर ये पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, पास वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इसके हिसाब से चेक किया करो, इसके हिसाब से देखा करो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो थिंग, एसोसिएशन और कन्फिगरेशन, तीन नाउन को और कंजंक्शन से जोड़ा गया है। पहले वाले दो को अलग कर दिया कॉमा लगा के, बाद में लगा दिया और। नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, फिजिकल हो गया इस थिंग के लिए नाउन मॉडिफायर यानी कि एडजेक्टिव। अकरिंग हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा एडजेक्टिव थिंग के लिए। नेचुरली हो गया यहां पर एडवर्ब, किसके लिए, अकरिंग के लिए। नेचुरल नेचर नाउन है, नेचुरल एडजेक्टिव है। नेचुरली हो गया एडवर्ब, किसके लिए, अकरिंग के लिए। एडवर्ब मैनर इस वर्ब से पहले लग गया, आर्टिकल लगा है क्योंकि अ थिंग की बात हो रही थी, एक एसोसिएशन कन्फिगरेशन की बात हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर डेट लगाया गया जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी सही लगा है। सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि कन्फिगरेशन, एसोसिएशन और थिंग को और कंजंक्शन से जोड़ा गया है। मैंने क्या बताया आपको, एक दो तीन नाउन, दो या तीन नाउन या ज्यादा नाउन को और कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो जोड़ा भले तीन को जा रहा है, जोड़ा भले दो को जा रहा है, लेकिन एक बार को एक ही में कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने लिखा राम और लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण दो को जोड़ रहा है और कंजंक्शन, लेकिन हम सुनने वाला एक बार में एक ही को कंसीडर करेगा। सुनने वाला जो भी है, वो जो भी प्रेडिकेट लिखा गया है, वो प्रेडिकेट एक बार में एक ही पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर जो भी वर्ब आनी है, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, इस बाद वाले के हिसाब से लिखा करो। उसी प्रकार से जो डेट है रिलेट तो थिंग को, एसोसिएशन को, कन्फिगरेशन को, तीनों को कर रहा है, लेकिन ये जो इसका सिंगुलर है प्लूरल है डिसाइड होगा कन्फिगरेशन से। यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, हैपन्स यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। इन द विजिबल यूनिवर्स, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज यानी कि एडवर्ब प्लेस, ये है जो हैपनिंग वाली एक्टिविटी है कहां पर हुई। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, नो एरर, कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ब्लैंक को फिल करना है। द पर्पज, द ब्लैंक, फिर पर्पज ऑफ द कोचिंग वाज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स। मीन, माइन, मेन या मेन। द मेन पर्पज ऑफ द कोचिंग वाज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स। बाकी के मीनिंग आपको पता है। मीन जब वर्ब होती है तो उसका मतलब क्या होता है, टू इंटेंट, ये टू इंडिकेट। मीन जब नाउन होता है तो उसका मतलब होता है एवरेज। मीन जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है अनकाइंड और क्रूअल, किसी पर्सन को रिफर करने के लिए। अगर आप किसी पर्सन को मीन कह रहे हो तो मतलब आप उसको अनकाइंड और क्रूअल कह रहे हो। पुअर और इंफीरियर इन क्वालिटी, अगर आप किसी थिंग को मीन कह रहे हो
तो इसका मतलब आप उसको पुअर या इंफीरियर कह रहे हो क्वालिटी में। तो मेन को एडजेक्टिव, यहाँ पर अगर कोई वर्ड लगाया जा सकता है तो वो एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। पर्पस यहाँ पर नाउन है और उस नाउन के लिए आर्टिकल लग गया द, डेफिनेट सेंस में कन्वे करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी वर्ड आ सकता है वो एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। तो मेन को अगर यूज करने की कोशिश करोगे तो एडजेक्टिव के फंक्शन में यूज करोगे, यानी कि इस पर्पस को आप पुअर क्वालिटी का पर्पस कह रहे हो। कोचिंग का पुअर क्वालिटी का पर्पस ये है कि वो टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करे, नहीं, अपसर्ड मीनिंग हो जाएगा, इसलिए तो आना नहीं है। माइन आपको पता है पजेसिव नेचर का प्रोनाउन होता है। आई सब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, माई हो गया पजेसिव डिटर्मिनर, माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ये पजेसिव डिटर्मिनर है, नाउन से पहले लगाया जाएगा उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसमें पजेसिव फंक्शन होता है, पजेसिव मीनिंग होता है, लेकिन ये प्रोनाउन है, यानी कि किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। इसको हम किसी नाउन से पहले नहीं, नाउन के स्थान पर लगाते हैं। नाउन से पहले लगाया जाता है डिटरमिनर। तो माइन का भी यहां पर कोई स्कोप नहीं है। मेन का मतलब क्या होता है? MANE, दिखा देता हूं मैं। किसी जानवर के सिर के, हेड के चारों तरफ जो बाल होते हैं, फेस के चारों तरफ जो बाल होते हैं, खासकर किसी लॉयन के या फिर किसी घोड़े के, ये जो हेयर है ये, इनको कहा जाता है मेन। ये जो बाल है चारों तरफ, इनको कहा जाता है मेन। तो इसका भी यहां पर कोई कंटेक्स्ट नहीं है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैंक को फिल करना है। हैव यू एवर ट्राइड टू ऑर्डर कैबेज इन रेस्टोरेंट? कैबेज की सही स्पेलिंग हमें यहां पर पहचाननी है, CABBAGE। ये कैबेज आपने सबने खाई होगी, पत्ता गोभी को कैबेज बोलते हैं, ये है कैबेज। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले हमें सिंटैक्स समझ में आना चाहिए, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है सेंटेंस, ये बात हमारी पकड़ में आनी चाहिए, तभी तो हम सही स्ट्रक्चर को उठाकर यहाँ पर रख पाएंगे। समझ लेते हैं। दे आर द पीपल विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर हॉरिजॉन्स इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। देखिए विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में आया है, और रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट को रिलेट करना। इसको कह देते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा हुआ शब्द। एंटीसीडेंट का मतलब है, एंटीसीडेंट एडजेक्टिव है, और हमारे गांव में से कह देते हैं पूर्वगामी। पूर्वगामी मतलब जो पहले आया हो या पहले चला गया हो निकल के। तो एंटीसीडेंट मतलब जो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखा हो। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट को रिलेट करना सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी कि विच को यहां पर लगाया गया है द पीपल को रिलेट करने के लिए, लेकिन विच तो थिंग्स के लिए लगाया जाता है। तो विच जब प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन तो छोड़ो, जब वो प्रोनाउन होता है तब भी वो थिंग्स को ही रिफर करता है। मोस्टली विच को जब रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में यूज करते हैं तो थिंग्स को रिफर करता है। अगर आप पर्सन्स को रिफर करना चाह रहे हो तो आप यहां पर लगाओगे हु, सब्जेक्ट के फंक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट के फंक्शन में लगाना था तो लगा देते हु। अब देख लेते हैं कहां पर लिखा हुआ है। यहां तो विच लिख दिया, टेंस चेंज कर दिया, टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दे आर द पीपल who are looking to expand their horizons in the fast growing tourism industry। टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए यहां पर आर लुक्ड कर दिया। यहां पर आप देखेंगे आर लुक्ड करने का कोई स्कोप ही नहीं है, लुक को तो इंट्रांजिटिवली यूज किया जा रहा है। टू एक्सपेंड यहां पर टू प्लस B1 इंफिनिटिव लगा हुआ है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव आप बना ही नहीं सकते, सीधे आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। हु इज लुकिंग भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, चाहे विच हो, हु हो या हुम हो, इनका अपना कोई नंबर नहीं होता। इनको सिंगुलर या प्लूरल नहीं कहा जा सकता। इनका सिंगुलर या प्लूरल होना डिपेंड करता है
उस एंटीसीडेंट पर जिसके लिए, जिसको रिलेट करने के लिए लगाए गए हैं। भाई whom तो ऑब्जेक्ट के फंक्शन में आएगा, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट भी लिखा होगा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड हो जाएगी। लेकिन हु और विच, हु तो खासकर सब्जेक्ट के फंक्शन में होता है, विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, लेकिन विच को जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए या हु जब सब्जेक्ट के फंक्शन में लगाओ किसी रिलेटिव क्लोज में, तो उनका नंबर डिपेंड करता है उस एंटीसीडेंट पे। प्यूपिल यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर इस हु को भी प्लूरल मानना पड़ेगा, और चूंकि ये प्लूरल है तो हु आर लुकिंग हो जाएगा, इज लुकिंग गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। डेट को भी हम लगा सकते थे। डेट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसे पर्सन के लिए भी लगाया जा सकता है, थिंग्स के लिए भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिर आगे स्ट्रक्चर को पैसिव कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। इज ही नॉट ड्राइविंग ए कार, पैसिव में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज किया गया है एक्टिव में, तो पैसिव में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहना चाहिए। यहाँ पर तो डज यूज कर दिया, इंडेफिनिट हो गया, यहाँ पर वो पास्ट में ले गया। यहाँ पर कंटिन्यूटी गायब है, कोई वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं दिख रही, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगा दी, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये भी गलत हो गया। कंटिन्यूटी है यहाँ पर, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सेंटेंसेस को अरेंज करना है, पढ़ेंगे समझेंगे करेंगे। पहले स्टेटमेंट में लिखा कीपू a type of knotted rope employed by the Incas of South America served as a memory aid। बहुत ज्यादा मुझे यहां से कोई नोटिसेबल क्लू नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर एक क्यूपी को जो भी है ये, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब बताया गया है कि ये है क्या, यू कहां पर यूज की जाती है, ये पहली बात तो ये बताया गया कि ये है क्या, टाइप ऑफ नोटेड रोप है, फिर उसके बाद किसके द्वारा यूज की जाती है ये बताया, और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है ये बताया। तो स्टेटमेंट ए में इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन दी गई है क्यूपी के बारे में, क्यूपी क्या है, किसके द्वारा इस्तेमाल की जाती है, इसका क्या काम होता है, ये सब बताया गया है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, हालांकि मैंने अभी तक बाकी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा तो मैं श्योर नहीं हूं, बस इस इंफॉर्मेशन के नेचर के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, पहला स्टेटमेंट हो सकता है। बी में देख लेते हैं, डिफरेंट कलर्स वर यूज्ड टू डाई द स्ट्रिंग्स। देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है बी, ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आपके चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो पैराग्राफ है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए या बी से। बी में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन में स्ट्रिंग्स से पहले द आर्टिकल लगाया गया है, यानी कि स्ट्रिंग्स को डेफिनेट सेंस में यूज किया गया है, और स्ट्रिंग्स के द्वारा रिफर किसको किया जा रहा है, स्ट्रिंग्स के द्वारा रोप को तो रिफर किया जा रहा है। स्ट्रिंग रोप एक ही होते हैं, डाल के देखिए डिक्शनरी में, रोप को स्ट्रिंग भी कह देते हैं। तो अगर स्ट्रिंग को यहाँ पर डेफिनेट सेंस में यूज किया जा रहा है तो इससे पहले वो स्टेटमेंट आना चाहिए जहां पर स्ट्रिंग का जिक्र हो। पहले हमने स्ट्रिंग का जिक्र कर दिया, फिर अब हम उसको आगे कहीं भी डेफिनेट सेंस में कन्वे करने के लिए द आर्टिकल लगा सकते हैं। तो बी स्टेटमेंट को पहला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, बी से पहले वो स्टेटमेंट आना चाहिए जहां पर इन स्ट्रिंग का जिक्र हो, और वो स्टेटमेंट है ए में। तो ए के बाद बी होना चाहिए या बी से पहले ए होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बी से फौरन पहले ए होना चाहिए या ए के फौरन बाद बी होना चाहिए, बस मुझे ये इतना पता चला स्ट्रिंग से पहले द आर्टिकल लिखा हुआ देख के कि बी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता और बी से पहले ए आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं इनको तो यहीं पे हटा दो, और बी से पहले ए यहां भी है, बी से पहले ए यहां भी। अब इनको आगे पढ़ेंगे, सी और डी को पढ़ने में पता चलेगा। येलो रिप्रेजेंटेड मनी व्हाइल रेड स्टूड फॉर बैटल और वॉरियर्स। डी को पढ़ते हैं, डू यू रियलाइज दैट 5 येलो नोट्स रिप्रेजेंटेड 5 गोल्ड कॉइंस। अब देखिए जी, जो पहला ऑप्शन है एबीसीडी और जो दूसरा ऑप्शन है एटीबीसी, इनमें फर्क क्या है। बीसी तो यहां भी कॉमन है, बीसी यहां भी कॉमन है, दोनों में डिफरेंस है डी की पोजीशन को लेकर।
ऑप्शंस का यूज करके भी कई बार हम यूकेआरएस को सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस में फर्क है डी की पोजीशन पर। पहले ऑप्शन में डी बीसी के बाद यूज हुआ है, दूसरे ऑप्शन में डी बीसी से पहले यूज हुआ है। तो डी की इंफॉर्मेशन पर जरा थोड़ा सा और फोकस कीजिए। डी में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या किस चीज को रिफर कर रही है। डू यू रियलाइज दैट 5 येलो नोट्स रिप्रेजेंटेड 5 गोल्ड कॉइन्स। क्या डी में एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको बी से पहले लिखा जा सकता है। बी में क्या इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट कलर्स वर यूज्ड टू डाई द स्ट्रिंग्स। क्या समझ में आ रहा है आपको। देखिए बी में बताया गया है कि डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं उस रोप को, उस स्ट्रिंग्स को डाई करने के लिए। फिर डी में बताया गया है कि इन डिफरेंट कलर्स में से जो येलो वाला है वो किसको रिफर करता है। तो सबसे पहले तो आप यही बताओगे ना कि डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फिर आप बताओगे कि येलो वाला ये रिफर करता है, रेड वाला ये रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक वाला ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करता है, ब्लू वाला ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो बी में जो इंफॉर्मेशन है उसको डी से पहले होना चाहिए। पहले आप ये बताओगे कि डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल होता है, फिर आप बताओगे कि रेड वाला बैटल या वॉरियर्स को रिफर करता है, येलो मनी को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये 5 येलो नोट्स है ये 5 गोल्ड कॉइन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सी और डी को बी के बाद ही होना चाहिए, और सी और डी बी के बाद सिर्फ इस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। 19 का फर्स्ट ऑप्शन। 20 वेंडेटा। देखिए वेंडेटा जो वर्ड है ना, एक वर्ड होता है विंडिक्टा। विंडिक्टा लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से बना है विंडिकेट। विंडिकेट, विंडिकेशन, वेंजियंस यहीं से निकल के आया है। इस तरह के वर्ड सारे सिर्फ बने हैं। वेंडेटा का मतलब क्या होता है, देखिए वेंडेटा वर्ड एक इटली भाषा का शब्द है। अंग्रेजों ने मतलब इटली लैंग्वेज से इसको चुराया है या यूज किया है। हालांकि वेंडेटा खुद एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है, लेकिन ये सारी की सारी लैंग्वेज एक दूसरे से वर्ड को अडॉप्ट तो करती है। वेंडेटा जब इटली भाषा में यूज किया जाता है, आगे मैं दिखाऊंगा अभी। वेंडेटा एक मूवी भी है, मूवी का नाम है वेंडेटा। तो वेंडेटा जब VENDETA, इटली भाषा में इसका मतलब क्या हुआ करता था या क्या होता है। वेंडेटा का मतलब होता है इटालियन लैंग्वेज में अ ब्लड फ्यूड। अ ब्लड फ्यूड, फ्यूड का मतलब ब्लड का मतलब ब्लडी, हैविंग ब्लड, खून। फ्यूड का मतलब विवाद, क्लैश, कन्फ्लिक्ट। या फिर वेंडेटा का मतलब हो जाता है अ साइकिल ऑफ रिवेंज किलिंग्स। रिवेंज किलिंग्स बिटवीन फैमिलीज और ग्रुप्स। इंग्लिश ने वेंडेटा को इस मीनिंग के साथ अडॉप्ट किया। एक ही मीनिंग लिखा हुआ है दोनों, अ ब्लड फ्यूड ये अ साइकिल ऑफ रिवेंज किलिंग्स बाय बिटवीन फैमिलीज और ग्रुप्स। वेंडेटा का मतलब इंग्लिश में ये सेम ही हो जाता है। वेंडेटा का मतलब है दो परिवारों के बीच में या दो अलग अलग ग्रुप के बीच में एक लंबा ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट। एक मूवी आई है, शायद आपने देखी हो, मैंने तो देखी नहीं। इसमें इसी तरह की एक लॉन्ग लंबी कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, जिसमें दो ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे। मूवी को मैंने देखा नहीं। हालांकि एक और मूवी है जो कि मैंने देखी है, वी फॉर वेंडेटा। ये मूवी बड़ी बढ़िया लगी मुझे। इसमें एक मास्क मैन दिखाया गया है जिसको बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया गया है, टॉर्चर किया गया है किसी वजह से, किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से। उसके बाद ये उस रिवेंज को लेने के लिए, उन पॉलिटिकल पर्संस को पनिश करने के लिए इस तरह से मास्क पहन लेता है। पूरी मूवी में इस मास्क मैन का जो रियल फेस है वो नहीं दिखाया गया है, मास्क के साथ ये पर्सन है, और फिर ये जो है उनको पनिश करता है अपने तरीके से। वी फॉर वेंडेटा। वेंडेटा का इंग्लिश में मीनिंग क्या है लिखा देता हूं। वेंडेटा का मतलब है अ लॉन्ग एंड वायलेंट आर्ग्यूमेंट और कन्फ्लिक्ट
बिटवीन फैमिलीज और ग्रुप्स। ये हो गया पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा वेंडेटा का? वेंडेटा का दूसरा मीनिंग हो जाएगा अ डिजायर टू हार्म समवन, स्पेशली फॉर अ पॉलिटिकल रीजन और हेट। हेट की वजह से, किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसी को हार्म करने की डिजायर को, इंटेंशन को भी वेंडेटा कह देते हैं। अ डिजायर फॉर रिवेंज। तो इस मीनिंग को, मतलब इस मीनिंग को इस्तेमाल करते ही, इस मीनिंग को इस्तेमाल करते हुए ही इस मूवी का नाम वी फॉर वेंडेटा रखा गया होगा। और क्या क्या वर्ड्स थे यहाँ पर? तो हमें वेंडेटा का सिनोनिम बताना था ना, वैसिलेशन, डिसएग्रीमेंट, डायलेमा, पैशन। डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। वैसिलेशन का मतलब क्या होता है? वैसिलेशन बना है वैसिलेट से। वैसिलेट वर्ब है। वैसिलेट का मतलब है टू बी अनसर्टेन अबाउट व्हाट टू डू, या टू चेंज ऑफन बिटवीन टू ओपिनियंस। कभी इस ओपिनियन को सही कहने लगे, कभी इसकी बात को सही कहने लगे, तो मतलब आप दो ओपिनियंस के बीच में वैसिलेट कर रहे हैं। उसने ऐसा कहा, हाँ इसकी बात भी ठीक है, उसने ऐसा कहा, हाँ भाई तुम्हारी बात भी ठीक है, तो आप वैसिलेट कर रहे हैं। वैसिलेशन का मतलब क्या है? वैसिलेशन का मतलब है द लैक ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट टू डू, या द एक्ट ऑफ चेंजिंग बिटवीन ओपिनियंस। वैसिलेट वर्ब है, इसी मीनिंग को नाउन में कन्वे करने के लिए वैसिलेशन। डायलेमा का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाना। डायलेमा, डायलेमा का मतलब हो गया अ सिचुएशन in which you have a situation in which a difficult choice has to be made. A situation in which a difficult choice has to be made between two things. या मैं इसको ऐसे भी लिखवा सकता था जैसे मैं पहले लिखवाया था, सिचुएशन इन विच यू हैव टू चूज अ थिंग बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीजों के बीच में, दो अलग अलग ऑप्शंस के बीच में एक ऑप्शंस को जब आपको चूज करना पड़े और चूज ना कर पा रहे, उस सिचुएशन को कह देते हैं डायलेमा। पैशन का मतलब क्या हो सकता है? पैशन को बहुत सारे मीनिंग्स में यूज किया जाता है। पैशन का मतलब हो जाता है इंटेंस फीलिंग। पैशन नाउन है। पैशन का मतलब हो जाएगा अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे कि एंगर, लव और एक्साइटमेंट, etc। या फिर पैशन का मतलब हो जाएगा a deep interest in something या intense desire for something, a deep interest और intense desire for something या in something। ये कुछ भी ऐसा जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। जैसे कि मैं टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो टीचिंग मेरा पैशन है। समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। इसका एक और मीनिंग हो जाएगा इंटेंस रोमांटिक और फिजिकल अट्रैक्शन को, सेक्सुअल अट्रैक्शन को भी पैशन कह देते हैं। इंटेंस फिजिकल
रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन या लव। ठीक है, चारों शब्दों की मीनिंग आपको पता है। 21 पर चल लेते हैं, जो कि एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया है, क्लोज टेस्ट है, 5 ब्लैंक्स को फिल करना है। आप देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ आपको दिया गया है। इतने बड़े पैराग्राफ को तेजी से पढ़ना है, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखना है, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। जब तक इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तब तक तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखना है, रिटेन करना है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को तेजी से पढ़ना, अपने दिमाग में रखना और ये डिसाइड करना है कि इस वाले ब्लैंक में इस मीनिंग का वर्ड आना चाहिए, इस सिंटेक्स का, इस सिमेंटिक का वर्ड अप्रोप्रिएट होगा। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छी हो, आपने पढ़ा हो पहले। तो पढ़िए किताबों को, मैं बार बार हर क्वेश्चन पेपर में मैं आपको यही कह रहा हूं कि पढ़िए, किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत बैठे रहिए। शॉर्टकट हेल्प नहीं करते हैं, कर देते हैं लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी चीज को समझ जाते हो, जो आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाती है कि आप समझ रहे हो, तो ट्रिक्स और हिंट आपके दिमाग में खुद ब खुद आने लगते हैं। उनको अलग से 2-4 वीडियो देख के या कोई किताब खरीद कर तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएंगे। द कॉर्निया, a transparent covering and a spherical lens make up the eye's lens system just like any other camera. The retina is a kind of reusable film. This is, फिर द लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक लिखा है, ब्लैंक बनाया, फिर फॉर इमेजेस। दिस इज द ब्लैंक फॉर इमेजेस। क्या आना चाहिए यहाँ पर? रीजन, जस्टिफिकेशन, कॉज। देखिए आंख की बात की गई है, कॉर्निया और ये रेटिना कहाँ पर होता है? हमारी आई में होता है। छठी क्लास में आपको ये आई का चित्र बनाने को दिया होगा मास्टर साहब ने, मैं दिखा देता हूं। हालांकि इस फिगर को दिखाए बिना ही या इस फिगर को देखे बिना ही, जाने समझे बिना ही इस कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व किया जा सकता है अपने कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक कॉमन सेंस के आधार पर। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं, मार साहब ने ये चित्र बनाने को दिया होगा, छठी क्लास में आता है, छठी या 7वीं क्लास में आता है, आंख का चित्र बना के लाओ। ये तो बेसिक तो आपको पता ही होगा कि रेटिना की और कॉर्निया की बात की जा रही है, तो आंख की शेप की बात की जा रही है। तो क्या होना चाहिए यहां पर? देखिए दिस, ये जो दिस है ये प्रोनाउन के फंक्शन में किसे रिफर कर रहा है? रेटिना को। इससे पहले स्टेटमेंट में लिखा है द रेटिना इज ए काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म। उसके बाद लिखा है दिस इज द, फिर उसके बाद लिखा है फॉर इमेजेस, ब्लैंक में यहाँ पर कुछ फिल करना है। तो दिस यहाँ पर रिफर कर रहा है रेटिना, यानी कि यहाँ पर जो भी कॉम्प्लीमेंट आना है वो इस सब्जेक्ट दिस के लिए होना है, और दिस लगाया गया है रेटिना को रिफर करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो भी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाना है वो रेटिना के बारे में लिखा जाना है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होनी है वो रेटिना को लेकर होनी है, रेटिना को रिफर कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो रेटिना क्या है? रीजन है इमेज के लिए, जस्टिफिकेशन है, कोज है। देखिए रीजन हो, जस्टिफिकेशन या कोज, ये तीनों के तीनों ही एक्सप्लेनेशन को रिफर करते हैं। कोई चीज हो गई या कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई प्रोसेस हो गई, कोई घटना घटित हो गई, या कोई चीज ऐसी है या कोई चीज ऐसी नहीं है, तो इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको लेकर रीजन या जस्टिफिकेशन या कोज क्या है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। कोई भी, क्या कह रहा हूं मैं, कोई भी चीज हुई या नहीं हुई, इसके पीछे कोई रीजन होगा या कोज होगा, तो वो रीजन या कोज क्या है? वो एक एक्सप्लेनेशन ही तो है। कोई चीज ऐसी है या ऐसी नहीं है तो उसके पीछे एक जस्टिफिकेशन है, तो ये एक्सप्लेनेशन ही तो है। तो रीजन, जस्टिफिकेशन और कोज रिफर करते हैं एक एक्सप्लेनेशन को। रेटिना इमेजेस का एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो तो एक फिल्म है, वो तो एक रीयूजेबल परत है जो कि फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब बेस, फाउंडेशन। यहां पर हम किसी स्ट्रक्चर को रिफर करना चाह रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो इमेजेस का बेस है। फाउंडेशन का मतलब होता है बेस। 21 का थर्ड ऑप्शन यूज कर लेंगे। आगे चलते हैं। ये इमेज है आंख की, आपको पता ही है, इसका यूज हो सकता है, तो चलिए आगे चलते हैं। द साइज ऑफ द ओपनिंग,
The shape of the lens and the movements of the eye are all controlled by various sets of muscles. There are three things that happen when you look at an object. To fit on the retina, your eye's tiny screen, the image must be reduced in size. It is necessary to focus the scattered light at the retina's side, lane, surface, top. देखिए मैंने क्या बताया अभी आपको, मतलब मैं जरूरी नहीं है आपके दिमाग में ये कि आपको ये कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने के लिए आपको इस इमेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन छठी क्लास में आपको सबको पता है कि रेटिना को पहले ही उसने रीयूजेबल फिल्म कह दिया। यहां पर उसने स्टेटमेंट में शुरू में दूसरे स्टेटमेंट में लिख दिया कि रेटिना एक रीयूजेबल फिल्म है जो कि फाउंडेशन है इमेजेस के लिए, जो कि बेस है। तो किसी फिल्म का क्या हो सकता है, अगर आप इसको दूसरे 22वें में देखेंगे यानी कि दूसरे ब्लैंक को फिल करने की कोशिश करेंगे, तो जब रेटिना को फिल्म कहा जा रहा है तो ये क्या हो सकता है, ये साइड हो सकती है, इसका लेन हो सकता है, इसकी सरफेस हो सकती है, इसकी टॉप हो सकता है। ऑब्वियसली फिल्म का मतलब क्या है, कोई परत, तो किसी परत की तो सरफेस ही हो सकती है। तो यहां पर क्या रिफर किया जा रहा है, इट इज नेसेसरी टू फोकस द स्कैटर्ड लाइट एट द रेटिनाज सरफेस। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जब आपको यहां पर पता चल गया कि रेटिना एक रीयूजेबल फिल्म है, और मैं आपको इमेज के द्वारा भी दिखाई रहा हूं, छठी क्लास में आपने इस आंख को बनाया होगा, ये है, ये होती है रेटिना, इसको कहते हैं रेटिना। ये जो फिल्म है, ये वाली फिल्म को रेटिना कहते हैं। तो ये तो एक फिल्म है, तो इसकी सरफेस की बात की जा रही है। बाकी के जो वर्ड है वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, साइड नहीं होती रेटिना की। लेन का मतलब होता है नैरो रोड इन अ विलेज, किसी गांव में इस पतली सी सड़क को लेन कह देते हैं। हालांकि अब इसको ब्रॉडर कंटेक्स्ट में भी यूज कर लिया जाता है। ये भी सारी लेन ही है, ये हैवी व्हीकल लेन है, ये नॉर्मल लेन है, ये ओवरटेकिंग लेन है इधर वाली। अगर आपको ओवरटेक करना है किसी व्हीकल को तो इधर लेके चलिए, अगर आपको नॉर्मली जाना है तो आप बीच में चलिए, अगर आपको आपका हैवी व्हीकल है तो आप इधर लेकर चलिए। तो लेन भी नहीं होनी थी, यहाँ पर सरफेस हो जानी थी। टॉप का मतलब भी, टॉप भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। 22 का थर्ड ऑप्शन। 23 आगे पढ़ेंगे। टू मैच द रेटिनास कर्व द इमेज मस्ट बी कर्व्ड। द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना बाय द लेंस एंड द कॉर्निया वर्किंग सेपरेटली अलोन टुगेदर कॉन्शियसली। देखिए सेपरेटली और अलोन तो सिमिलर मीनिंग में है, यहीं से आपको एक क्लू मिलना चाहिए कि सिमिलर मीनिंग में दो वर्ड यूज हो रहे हैं, ये तो वैसे भी नहीं होंगे। सेपरेटली का मतलब होता है विदाउट यूजिंग अदर, या विदाउट अदर, सिंगल अलोन ही। तो क्या लेंस और कॉर्निया अलग अलग काम करते हैं तब इमेज को रेटिना पर फोकस किया जाता है, या एक साथ काम करते हैं? देखिए जो आई है, ये कोई भी जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, तभी वो एक पर्टिकुलर जॉब को करने के कैपेबल है, एक पर्टिकुलर फंक्शन में वो यूज किए जाते हैं, यूज होते हैं, या उनका जो काम है वो तभी तो सक्षम है जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे। अगर रेटिना और लेंस एक साथ काम नहीं करेंगे तो वो इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते। तो यहां पर आना चाहिए टुगेदर वर्ड को। सेपरेटली और अलोन बिल्कुल अपोजिट सेंस में ले जाएगा सेंटेंस को, मीनिंगलेस कर देगा। कॉन्शियसली का मतलब क्या है? कॉन्शियसली का मतलब है यूजिंग कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब अवेयर माइंड, कॉन्शियसली का मतलब है यूजिंग अवेयरनेस। और अवेयरनेस उसी में हो सकती है जिसमें माइंड हो, ब्रेन हो। इंसान के पास माइंड होता है, ब्रेन होता है, तो उसमें अवेयरनेस होती है, उसमें कॉन्शियसनेस होती है। आंख में थोड़ी ना कोई ब्रेन होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी आंखों को किसी प्रकार का स्टिमुलस प्रोवाइड करता हो, कोई सिग्नल भेजता हो तो वो काम करती है, लेकिन आंखों का अपना कोई ब्रेन थोड़ी ना होता है। ये मेरे पास पेन है, मैंने इसको गिराया, ये मैंने अवेयरली गिराया, मतलब अवेयरनेस के साथ इसको गिराया, मैंने अवेयरनेस का यूज करके कॉन्शियसली इसको गिराया, लेकिन मैं यहां पर काम कर रहा हूं, मेरे हाथ से पेन छूट गया। तो गिरा तो ये तब भी, लेकिन ये कॉन्शियसली नहीं गिरा, मैंने जानबूझकर अवेयरनेस के साथ इसको नहीं गिराया, अपने आप गिर गया, ये अनकॉन्शियसली गिर गया। तो कॉन्शियसली का मतलब यूजिंग अवेयरनेस।
तो द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना बाय द लेंस एंड कॉर्निया वर्किंग टुगेदर। 23 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बाकी सब आउट ऑफ कंटेक्स्ट है और पहले दो ऑप्शन तो मीनिंग को ही अपोजिट ले जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। When the eye is unable to focus on the image, when the eye is unable to focus the image onto the retina, the majority of vision problems occur. The cornea is reshaped during laser eye surgery, which alters the eye's focal point. The primary objective is to precisely focus the image on the retina, just like in an ordinary eye. The corneas of most pupils are either too long or too short. In the first scenario, corneal flattening is accomplished through laser eye surgery. The cornea is reshaped in the latter scenario by becoming rounder. This corneal tissue is amazing because it heals and rebounds immediately. फिर ब्लैंक दिया है द नीड फॉर स्टिचेस। देखिए यहाँ पर ब्लैंक में चार ऑप्शन में आप देखेंगे वर्ब की आईएनजी आपको दी गई है। यहाँ पर दिया गया है एलिमिनेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, अबॉलिशिंग, डिस्ट्रॉइंग। चारों के चारों ऑप्शन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई है और यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो भी इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आएगी वो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसके लिए? इट के लिए। इट हील्स एंड रीबाउंड्स इमीडिएटली। और इट यहां पर रिफर कर रहा है कॉर्नियल टिश्यू को। दिस कॉर्नियल टिश्यू इज अमेजिंग बिकॉज इट हील्स एंड रीबाउंड्स इमीडिएटली। जो भी ये कॉर्नियल टिश्यू है ये अमेजिंग है, ये हील कर जाता है, रिबाउंड कर जाता है इमीडिएटली, फौरन ही। और यहां पर इसके बाद कोई ऐसी वर्ब आनी है जो कि ट्रांजिटिव नेचर की होनी है, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? द नीड लिखा हुआ है। एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यहां पर लगाइए जो कि इट के लिए यानी कि कॉर्नियल टिश्यू के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव हो सके और अपने ट्रांजिटिव फंक्शन में वो नीड को ऑब्जेक्ट के रूप में ले सके। तो एलिमिनेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, अबॉलिशिंग या डिस्ट्रॉइंग, कौन सी मीनिंग का वर्ड यहां पर आना चाहिए? देखिए डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो समथिंग, टू शो समथिंग। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? अबॉलिश का मतलब होता है टू एंड, टू एंड एन एक्टिविटी, टू एंड एन एक्टिविटी, लॉ, प्रैक्टिस और कस्टम ऑफिशियली। किसी प्रैक्टिस को, किसी लॉ को, किसी कस्टम को, किसी एक्टिविटी को एंड कर देना। जैसे सती सिस्टम को अबॉलिश किया गया, डोरी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए पार्लियामेंट में फलाना तारीख को एक्ट पास किया गया। जैसे इस कस्टम को, इस बिहेवियर को, इस प्रैक्टिस को, इस एक्टिविटी को अबॉलिश करने के लिए संसद ने, पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया। तो किसी प्रैक्टिस को, किसी एक्टिविटी को, किसी लॉ को, किसी सिस्टम को, किसी कस्टम को एंड कर देना, ऑफिशियली एंड कर देना, अबॉलिश करना होता है। मैं लिखा देता हूं टू एंड एन एक्टिविटी, मीनिंग तो यहीं लिखवाना पड़ेगा। अच्छा वर्ड है अबॉलिश। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। टू एंड एन एक्टिविटी, लॉ, प्रैक्टिस और कस्टम ऑफिशियल। तो यहां पर कोई ऐसा लॉ, प्रैक्टिस या कस्टम तो है नहीं जिसको अबॉलिश किया जा रहा है। यहां पर एक्चुअली में नीड है। स्टिचेस का मतलब होता है टाके लगाना। स्टिच मत टाके। आपके यहाँ पर कोई चोट लग जाए या सिर में कभी चोट लगी होगी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा फट जाता है आपकी स्किन, तो क्या करते हैं? स्टिचेस लगा देते हैं, टाके लगा देते हैं। तो ये जो कॉर्नियल टिश्यू है ये इतना अमेजिंग है कि ये खुद ब खुद बहुत तेजी से सही हो जाता है। स्टिचेस के टाकों की नीड को एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट का मतलब टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली, टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली। चूंकि ऐसा है, अमेजिंग है, अपने आप ही बहुत तेजी से ठीक हो जाता है, तो टाके लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर आना चाहिए एलिमिनेटिंग। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब टू शो समथिंग, अपोजिट मीनिंग में चला जाएगा। अबॉलिश भी नहीं करते, डिस्ट्रॉय भी नहीं करते। डिस्ट्रॉय का मतलब है टू डैमेज समथिंग बैडली सो दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर। किसी भी चीज को इतना डैमेज कर देना कि उसको यूज ही ना किया जा सके।
तो क्या नीड को डैमेज करने की बात की जा रही है? नीड कोई फिजिकल थिंग है जो उसको डैमेज कर दोगे? नहीं, नीड को एलिमिनेट कर देता है, जरूरत को ही खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, जरूरत ही हटा देता है, तो अपने आप ठीक हो जाता है, तो फिर टाके लगाने की जरूरत ही नहीं। आगे देखते हैं 25 में क्या आना है। टू मेक प्रिसाइज कट्स एज, फिर ब्लैंक लिखा गया है, फिर लिखा गया है एज अ क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ, अ लेजर बीम इज शार्पली फोकस्ड। देखिए यहां पर एक सिमिली लगाने की कोशिश की है, और सिमिली में बता दूं, ये जो सिमिली स्ट्रक्चर होते हैं कंपेरेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन में सिमिलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, या यूं कहिए कि किसी पर्सन और थिंग के या किसी एक्टिविटी के किसी एट्रीब्यूट के कंपैरिजन को सिमिलर बताने के लिए, मतलब किसी पर्सन थिंग या एक्टिविटी के इस एट्रीब्यूट को कंपैरिजन में उस पर्सन थिंग या एक्टिविटी के सिमिलर बताने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब किससे कंपैरिजन की जा रही है? ये जो एज लगा होता है, ये वाला एज, ये प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के फंक्शन में होता है, ये लगाया जाता है उस एंटिटी को जोड़ने के लिए जिससे कंपैरिजन की जा रही है। ये वाला जो एज लगा होता है, ये लगा होता है एडवर्ब, ये लगाया जाता है उस एट्रीब्यूट से पहले जिस एट्रीब्यूट में कंपैरिजन दिखाई जा रही है, जिस एट्रीब्यूट को सिमिलर बताया जा रहा है, इस पर्सन थिंग या एक्टिविटी के एट्रीब्यूट के सिमिलर। तो ये वाला एज क्यों लगा है? कंपैरिजन के लिए, मतलब कि किस उस, ये एज लगा है कि ये एज लगा है उस नाउन को, उस प्रोनाउन को, उस एक्टिविटी को, उस पर्सन को, उस थिंग को जोड़ने के लिए जिससे कंपैरिजन की जा रही है, और कंपैरिजन की जा रही है माइक्रोन इन लेंथ, अ क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ, अ क्वार्टर माइक्रोन। मैं दिखा देता हूं माइक्रोन होता कितना है, खुद ही समझ जाओगे इनमें से कौन सा वर्ड आना है। ये मैंने कंपैरिजन के लिए लगाया हुआ है, आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है कि माइक्रोन होता क्या है। ये जो आपको दिख रहा है, ये इंसान के बाल की मोटाई है। इंसान के बाल की मोटाई कितनी होती है? ह्यूमन हेयर होता है 50 से 70 माइक्रोन्स चौड़ा या मोटा। इससे पतला, इससे दूसरे नंबर पे आ जाता है, इससे कम चौड़ा होता है पोलन, जो कि 30 से 50 माइक्रोन इसकी चौड़ाई होती है। माइक्रोन मतलब यूनिट है, लंबाई चौड़ाई की यूनिट है। फिर एक आ जाता है रॉक बीड, जो कि 17 से 23 माइक्रोन्स इतना मोटा होता है। फिर एक आ जाता है डस्ट, जो कि इतना मोटा होता है, कितना? 10 माइक्रोन। इससे भी छोटा होता है माइक्रोन, यानी कि 1 माइक्रोन इतना होता है। ये जो सफेद डॉट दिख रहा है ना, ये है 1 माइक्रोन। हम इसके भी क्वार्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो डॉट है ना, सफेद डॉट, इसके भी 1/4 की बात की जा रही है। तो ये तो स्मॉल ही है ना, माइक्रोन तो लेंथ में स्मॉल ही है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? स्मॉल। यानी कि टू मेक प्रिसाइज कट्स एज स्मॉल एज अ क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ, जिस एट्रीब्यूट का कंपैरिजन हो रहा है, उस एट्रीब्यूट का कंपैरिजन हो रहा है एक क्वार्टर माइक्रोन से, और क्वार्टर माइक्रोन तो खुद छोटा है, तो स्मॉल एट्रीब्यूट में ही तो कंपैरिजन होगा, हाई में नहीं होगा, लार्ज में नहीं होगा, बिग में नहीं होगा, स्मॉल आ जाना चाहिए। आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आगे मुझे कोई ब्लैंक फिल करना नहीं है। इसी तरह से समझ के करेंगे, दिमाग को अपने खोलते हुए चलिए, अपने दिमाग को विकसित करिए, डेवलप कीजिए, अपनी लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।